देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली के कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि को कार से 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और 2 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने और जानकारी छिपाने के आरोप के तहत चार्जशीट दायर कर दी है। ये घटना बीते 31 दिसंबर की रात की है। दिल्ली पुलिस शनिवार को कंझावला मामले में 800 पेज की चार्जशीट लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंची और सभी 7 आरोपियों के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में कुल 120 गवाह हैं। चार्जशीट 302 में ही पुलिस ने फाइल की है इसमें, और इसमें 7 एक्यूज पर्सन को एलिज किया है। चार्जशीट जिनके अगेंस्ट में फाइल की है, और आउट ऑफ 7 पीपल 2 के अगेंस्ट में 120 भी और 201 के उसमें चार्जशीट किया है। बाकी और 5 जो एक्यूज पर्सन है उनको 302 में चार्जशीट किया है। और बाकी कॉग्निजेंस तो जैसा आपने लिया नहीं आज, और कंसिडरेशन के लिए नेक्स्ट डेट 13 अप्रैल की दे दी है। ये मामला बीते 31 दिसंबर की रात का है, जब सुल्तानपुर इलाके में अपनी सहेली निधि के साथ स्कूटी से घर जा रही अंजलि को कार सवार लड़कों ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अंजलि कार के नीचे फंस गई। फिर आरोपी उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमित खन्ना, मिथुन, कृष्ण, दीपक खन्ना और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की है, जबकि 2 आरोपियों अंकुश और आशुतोष के खिलाफ सबूत मिटाने, गलत जानकारी देने, साजिश, आरोपियों को बचाने की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त अमित खन्ना गाड़ी चला रहा था, जबकि अमित के भाई दीपक खन्ना ने उसे बचाने के लिए बताया कि अंकुश गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हादसे के करीब 100 मीटर बाद ही आरोपियों को पता चल गया था कि लड़की गाड़ी में फंसी है। फिर भी आरोपी कार चलाते रहे। पुलिस ने सबूत के तौर पर पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत, अंजलि के दोस्तों, घर वालों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है। अंजलि का परिवार आरोप पत्र दायर होने से संतुष्ट है। उनकी मांग है कि आरोपियों को फांसी हो। जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको सख्त से सख्त फांसी मिलनी चाहिए। मैं कानून से यही चाहता हूं कि आज हमारी लड़की के साथ हुआ है, किसी और की लड़की के साथ ना हो। एक्सीडेंट होते हैं, नॉर्मली होते हैं, रोड पे गाड़ी चलती है, सभी चीज़ होती है, बट उसको उतरने के बावजूद भी इंसान देख के गाड़ी चलाना, उसको एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर है। और जो इसमें 800 पेज इसकी वो चार्जशीट दायर हुई है, उसमें मैं हम इस केस की न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। घटना के वक्त कार में सवार आरोपी अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज, मिथुन और साजिश में शामिल दीपक खन्ना फिलहाल जेल में हैं, जबकि आशुतोष और अंकुश जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले 304A यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, फिर 304 यानी गैर इरादतन हत्या और उसके बाद 302 यानी हत्या के तहत केस दर्ज किया, और अब हत्या की साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। अब पुलिस के सामने चुनौती है सबूतों के साथ इस मामले को हत्या के तहत प्रूव करना। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। संजय राउत के मुताबिक मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये धमकी उनको दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई और धमकी में सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की बात लिखी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने जांच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई कनेक्शन मिलने से इनकार किया है। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि पुणे के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धमकी के मैसेज किए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी में लिखा है, हिंदू विरोधी, मार दूंगा तुझे, दिल्ली में मिल तू, AK-47 से उड़ा दूंगा। मूसावाले टाइप। लॉरेंस की ओर से मैसेज है, सलमान और तू। शुक्रवार शाम को धमकी मिलने के बाद संजय राउत ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया।
लेकिन गृह मंत्री पर उनके मामले में गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने की। इस बारे में जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं क्या? जबकि मुंबई पुलिस का कहना है कि रात में सूचना मिलने के बाद ही उस नंबर को ट्रेस कर पुणे से राहुल तलेकर नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने शराब के नशे में धमकी दी। प्राथमिक रिपोर्ट असे आहे। प्राथमिक जानकारी है कि शराब के नशे में धमकी दी गई है, लेकिन जो भी गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धमकी संजय राउत को मिली थी, लेकिन शिकायत उनके भाई और विधायक सुनील राउत ने पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया गया। शराब पीकर धमकी देने के खुलासे पर सुनील राउत ने सवाल किया कि शराब पीकर उसने संजय राउत को ही क्यों धमकाया। शराब की नशे में उसने और किसी को मैसेज नहीं दिया, संजय राउत को ही दिया है धमकी। तो इसका मतलब है कि इनका कोई कनेक्शन ये गैंग वॉर से है, गैंगस्टर से है, और संजय राउत के बारे में दारू के नशे में उन्होंने सच बोला है। राहुल तलेकर पुलिस के मुताबिक मूल रूप से जालना का रहने वाला है और वो पुणे में एक होटल चलाता है। पुलिस का कहना है कि अभी तक की पूछताछ में उसने कहा है कि वो कल और संजय राउत को फ़ोन लगा रहा था, बात करना चाह रहा था, संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उसने शराब पी थी और शराब के नशे में फिर उसने धमकी दे दी। बाकी उसका कोई भी किसी तरह की दुश्मनी या फिर और कोई मकसद उसका नहीं था। वो जो मैसेज में लिखा है कि विष्णु वगैरह, तो उसके बारे में हमने जो प्राइमरी इंक्वायरी जो की तो वो उसका कभी उससे कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो देखा उसने, उसके हिसाब से उसने सिर्फ ये मेंशन किया है। संजय राउत को मिली ये 5वीं धमकी है। पीएमएलए केस में गिरफ्तारी के बाद से उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी संजय राउत को मिली धमकी पर ट्वीट कर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री की डिग्री पर गुजरात हाईकोर्ट के जुर्माना लगाने के बावजूद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल पर शराब में हुए भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने का इसे कदम बताया। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे A+B² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के जुर्माना लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को फिर डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही। केजरीवाल दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके घर से कुछ दूर दिल्ली बीजेपी किसानों को मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन कर रही थी। यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है। प्रदर्शन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आबकारी घोटाला छिपाने के लिए प्रधानमंत्री पर तुच्छ बयानबाजी कर रहे हैं। यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है।
दरअसल आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक कोर्ट से झटके मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर पहले गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताकर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जब डिग्री की जानकारी 2016 से ही सार्वजनिक है, ऐसे में केजरीवाल की ये मांग उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा दिल्ली की एक कोर्ट ने डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की आबकारी घोटाले के मामले में बेल भी खारिज कर दी। जानकार मानते हैं कि केजरीवाल इसीलिए बचाव करने के बजाय कड़े सियासी हमले कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर हर रोज आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है और न सिर्फ धरने प्रदर्शन कर रही है बल्कि हर रोज 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार से लेकर डिग्री तक के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ कर रही हैं। लेकिन इतना साफ है कि मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद ये सियासी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली से जोसेफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में बीते 24 घंटे में नए कोरोना केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कल महाराष्ट्र में 669 नए केस आए, जिसमें से अकेले मुंबई में 189 केस आए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल 3,324 एक्टिव मामले हैं, तो मुंबई में 1,021 संक्रमित हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 416 नए कोरोना के केस आए। यहां का जो संक्रमण दर है वो 14% से ज्यादा है। वहीं पूरे देश में बीते 24 घंटे में 2,993 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 7 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,354 हैं। आपको बताते हैं कि बीते 10 दिनों में किस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की रफ्तार फिर से जो है वो चिंता बढ़ा रही है। आप यहां पर देखिए, 23 मार्च को जहां 1300 मामले ही सिर्फ थे, 24 मार्च को भी करीब इतने ही रहे और धीरे धीरे फिर दिन प्रतिदिन इनमें इजाफा होता चला गया और अब 3,000 के करीब मामले जो है पिछले 3-4 दिन से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर गंभीर खतरा मंडराता रहता है। कई स्कूलों के परिसर से होकर बिजली के हाई टेंशन तार गुजरते हैं, जिससे कई बार बच्चों को करंट लगने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसके बावजूद भी इस बारे में न तो शिक्षा विभाग कोई कदम उठा रहा है और न ही बिजली विभाग। लगता है कि सभी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के मेदिनी खाड़ गांव के रहने वाले 14 साल के नीरज के सर पर बाल नहीं है। उसका एक हाथ भी कट गया है और लंगड़ा कर चलता है। यह सब पैदाइशी नहीं है, बल्कि स्कूल में ही बिजली का झटका लगने की वजह से हुआ। नीरज बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। जब ये कक्षा 7 में प्राथमिक विद्यालय मेदिनी खाड़ में पढ़ाई कर रहा था, तब विद्यालय के परिसर में लगे हाई टेंशन तार के खंभे से सटे तार से उसे झटका लगा, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ गया। शिक्षा और बिजली विभाग की लापरवाही ने एक होनहार छात्र को विकलांग बना दिया। जब लंच हुआ खाने के लिए तो सब लोग चले गए प्लेट धोने। इसके बाद हम लास्ट में जब 2-3 लाइन बच रहा था तो उसको हम लिख करके उठे। अंतिम वाला प्लेट में कचरा होबे करता है, तो उसको लेकर के हम जब एक ठो हैंड पाइप देखे कि खाली है, उस पे हाथ धोने तो नहीं जान रहे थे कि स्टे वाला तार में है, ये लाइन आ रहा है। ट्रांसफार्मर इसी जगह खंभा में था। जब हम घूमे झाड़ते हुए प्लेट को तो एक तरफ के पूरा तान लिया, एक ठो ये हाथ कट गया है, एक ठो इधर का पैर कट गया। वो तार में फिर सट गए तुम? सट गए थे। इस घटना के बाद प्राथमिक विद्यालय मेदिनी खाड़ के परिसर में बिजली के खंभे पर लगे ट्रांसफार्मर को विद्यालय परिसर से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन इसी गांव में दूसरे विद्यालय पर आज भी इस हाई टेंशन तार को जर्जर स्थिति में लगे हुए देखा जा सकता है, जिसके नीचे छोटे छोटे नौनिहाल जानलेवा खतरे से अनजान होकर खेल रहे हैं।
यहाँ के अध्यापक इस खतरे को लेकर शिक्षा विभाग और बिजली विभाग सभी को बता चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परेशानी सर ये है कि यहाँ पे जो हाई टेंशन तार है, यहाँ पे हमेशा खतरा बना रहता है। जो इसमें देख रहे हैं आपके स्टे वायर भी लगा हुआ है, तो आए दिन हमारे बगल में ग्राम सभा में मेदनी खाड़ में वहाँ पे इसी तरह दुर्घटना हो गया था। एक बच्चे का हाथ और पैर काटना पड़ा दुर्भाग्यवश। तो हमारे यहाँ भी है, इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है, विभाग के संज्ञान में है। सोनभद्र जिले में 635 ग्राम पंचायतों में 3000 के करीब गांव हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2061 हैं। इनमें करीब 2,65,000 बच्चे पढ़ते हैं। करीब 200 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हाई टेंशन तार होकर गुजरती है। एनडीटीवी की टीम ने करीब आधा दर्जन विद्यालयों का दौरा किया तो पाया कि कई स्थानों पर काफी जर्जर स्थिति में है। सोनभद्र आसमानी बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। बिजली गिरने से हाई टेंशन तार के इंसुलेटर टूट जाते हैं, जिससे खंबे और सपोर्टिंग तारों में बिजली आने लगती है। इस वजह से स्कूलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे सर बिजली का एक 11,000 वोल्ट का, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तार गया हुआ है प्रांगण से। और ये मतलब ये समस्या कभी बहुत भयंकर रूप ले सकती है। कई बार इसके लिए एप्लीकेशन भी हम लोग दिया गया, हम लोग को विभाग से भी मांगा गया, लेकिन बिजली विभाग में भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन ये तार हटा नहीं अभी तक। हमारा जनपद सोनभद्र है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है और इस वजह से यहाँ पर जो तारों का संजाल है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लगभग 200 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वाल के ऊपर से जो तार हैं वो निकलते हैं। इन सभी का एस्टीमेट बनवा लिया गया है और शासन संस्थाओं को दिया गया है। इस खतरे पर न तो शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है और न ही बिजली विभाग। बिजली विभाग ने 1 करोड़ का अनुमान बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है और बेसिक शिक्षा विभाग बजट आवंटित होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। इसको हटाने के लिए जो है रिक्वेस्ट आया था बीएसए के यहाँ से, तो हमने एस्टीमेट उनको प्रेषित कर दिया है। लगभग 1 करोड़ का एस्टीमेट है। एस्टीमेट का भुगतान अभी लंबित है, भुगतान होने के बाद उसको तत्काल करा दिया जाएगा। बच्चों से जुड़ा यह एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इस पर भी बजट का इंतजार करना पड़े तो ये बेहद दुखद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन इस समस्या की गंभीरता को समझेगा और फौरन इसका कोई स्थायी समाधान करेगा। सोनभद्र से प्रभात के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।